जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद की 3 दिवसीय भारत यात्रा के बारे में। साथ ही इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपसे बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात और भारत संबंधों पर। इस यात्रा के दौरान दोस्तों भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, उसे जरूर देखिएगा। और साथ में कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते हैं 4 न्यूज़पेपर, जो कि 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी में होते हैं, जिसमें हम जनसत्ता, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर आपके लिए शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप क्यों देखेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो यदि आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं और या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। यदि आप स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये आपके सिलेबस के मेंस में जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेगमेंट के अंदर काम आएगा। साथ ही करंट अफेयर्स के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से न्यूज पूछे जाते हैं, वहां पर भी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी कॉज को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित तौर पर ये समझ पाएंगे कि ये जो 10-15 मिनट आपने यहाँ पर खर्च किया, वो आपका वर्थ हुआ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है कि भारत यूएई ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए किए 4 समझौते। पीएम नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ये हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहयान, जिनके साथ में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री बड़े ही गर्मजोशी से भारत के अंदर उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों हैदराबाद हाउस जो दिल्ली के अंदर है, उसमें मीटिंग के बाद जो है दोनों नेताओं ने प्रेस के सामने स्वयं का जो है एक दूसरे का इस्तकबाल करते हुए ये तस्वीर जो है खिंचवाई है। यहाँ पर दादा पिता के बाद बेटे ने किया पौधारोपण। यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर जो राजघाट स्थित है, जहां पर बापू की जो है समाधि है, गांधी बापू की, वहां पर फूल चढ़ाया जायद बिन अल नहयान जी ने। ठीक है, तो ये सारा घटनाक्रम रहा। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब चलिए आइए न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने पर सहमति बनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यूएई की अहमियत पहले के मुकाबले अब ज्यादा बढ़ जाएगी। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए सऊदी नहीं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नहयान जी ने पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 4 समझौते किए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इसके तहत न सिर्फ यूएई के साथ भारत को दीर्घकालिक अवधि के लिए एलएनजी आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया इस समझौते के बाद, बल्कि दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए भी समझौता हुआ। रणनीतिक उद्देश्य से दोस्तों पेट्रोलियम भंडार, जो कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, उनके बनाने पर अबू धाबी की कंपनियों के बीच सहमति हुई। भारत में खाद्य उत्पादों का पार्क बनाने के, फूड प्रोसेसिंग जो पार्क होते हैं, उनको बनाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच समझौता हुआ, जो भविष्य में यूएई की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सभी समझौतों को और सभी क्षेत्रों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। पीएम मोदी के साथ क्राउन प्रिंस की भेंट में मुख्य तौर पर ऊर्जा और कारोबारी सहयोग का मुद्दा केंद्र में रहा। वार्ता में क्षेत्रीय समस्याओं और गाजा के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, इजराइल और फिलिस्तीन और हमास युद्ध को लेकर के, उसकी भी चर्चा होने की संभावना जो है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई है। क्राउन प्रिंस राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये राष्ट्र के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा इन्हें राष्ट्राध्यक्ष बोला गया। ठीक है, वहां के सऊदी के शाह जो होते हैं, राजा होते हैं, वो जो है वहां के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सऊदी के नहीं, सॉरी, बार बार सऊदी निकल रहा है, अबू धाबी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्राउन प्रिंस के साथ दोस्तों अधिकारियों और उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भी आया था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी से, यानी कि जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनसे मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूएई ने यह दिखाया कि महिलाओं की अगुवाई में विकास से ज्यादा प्रभावी और परिणाम दे सकता है। आगे दोस्तों मैं आपसे
यूएई के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूं। यूएई का मैप दिखाते हुए आपको यूएई के इंपॉर्टेंस के बारे में भी दिखाऊंगा, और साथ ही भारत और यूएई का संबंध ऐतिहासिक टाइम से आज तक कैसा रहा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ दोनों देशों के बीच जो महत्वपूर्ण समझौते हुए उसको देख लीजिए। दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ। यूएई में भारत की 2 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने संयुक्त उद्यम को अबू धाबी के एक तेल ब्लॉक के उत्पादन को मंजूरी से जुड़ा हुआ समझौता रहा। ठीक है, ये पहला मौका है जब किसी भारतीय कंपनी को यूएई के ऊर्जा ब्लॉक में सीधे उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रखें। 15 वर्षों के लिए एलएनजी समझौता जो है आईओसी और वगेल और अबू धाबी की कंपनी एडीएनओसी के बीच हुआ है। इससे भारत का सालाना 10 लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सबसे अहम समझौता हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बीच। मैंने बताया पहले ही, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्होंने जो है समझौता किया। ठीक है, पहली बार भारत खाड़ी के किसी देश के साथ परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर काम करेगा। ये आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है कि भारत ने किस खाड़ी देश के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया। तो अब यूएई को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यूएई और अबू धाबी है क्या, वो सारा कुछ मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूं। आई होप आपको ये न्यूज और पूरी घटनाक्रम अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों, यहाँ पर जनसत्ता न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर हमने ऊर्जा क्षेत्र के वो जो 4 समझौते हुए भारत और यूएई के बीच, उन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाया गया है। और मैंने जो है शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट कहें तो, मैंने उन समझौतों के बारे में जिक्र कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा अगर विस्तार से इन समझौतों के बारे में समझना है, और समझना क्या, समझना पड़ेगा ही आपको, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को यहीं रोकिए, उसके बाद इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ चलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक अदर न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की ही है, जिसके अंदर इसी क्षेत्र से संबंधित एक न्यूज है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस घटना से काफी कुछ सिमिलर न्यूज है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की मोदी सरकार की नई पहल क्या है। तो एस जयशंकर जो हमारे भारत के विदेश मंत्री साहब हैं, उन्होंने खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ पहली बैठक की है। ठीक है, जीसीसी यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन यानी कि खाड़ी सहयोग संगठन जो है, उसमें 90 लाख भारतीय रहते हैं। ठीक है, खाड़ी देशों में हमारे 90 लाख भारतीय रहते हैं और हर वर्ष भारत को लगभग 40 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भेजते हैं, यानी कि जो रेमिटेंस है वो भारत को काफी बड़ी मात्रा में आता है खाड़ी क्षेत्र से। यह राशि भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से ही पूरा करता है। भारत के उत्पादों व खाद्य उत्पादों के लिए ये देश बहुत बड़ा बाजार भी है, और इस कारण से दोस्तों भारत क्षेत्र में हमेशा शांति की वकालत करता रहा है। रूसी विदेश मंत्री से भी मुलाकात जो है एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर की है। तो हो क्या रहा है वो देखते हैं। रियाद जो कि सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है, रियाद को खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ पहली बैठक जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है रियाद के अंदर। अब रियाद, अब इस बैठक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को लेकर पहले से ही काफी गंभीर कोशिश करने वाली मोदी सरकार इस दिशा में एक नई पहल की है। अब क्या है कि अब हर वर्ष खाड़ी सहयोग परिषद जो जीसीसी है उसके विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री की बैठक होगी अब से हर वर्ष। इससे पहले यानी कि नहीं होती थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की मोदी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की दिशा देने पर अहम फैसले होंगे। सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की जीसीसी के 6 सदस्य देशों, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ उन्होंने पहली बैठक की। पहले इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर की अलग अलग बैठक हुई, फिर भारत जीसीसी रणनीतिक वार्ता के तहत चर्चा हुई। इस तरह की बैठक भारत आसियान के सदस्य देशों के साथ करता रहा है। जयशंकर ने कहा कि आज की बैठक सिर्फ हमारे रिश्तों की सफलताओं को बताने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के दूरगामी लक्ष्यों और अवसरों का खाका तैयार करने का भी एक मौका है। ठीक है, जीसीसी के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। अब ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। विदेश मंत्री ने गाजा और फलस्तीन का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया। उन्होंने कहा कि गाजा की मौजूदा स्थिति हमारे लिए बहुत चिंता का कारण है। भारत इस मुद्दे पर हमेशा सैद्धांतिक रुख रहा है। भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा करता है, लेकिन लड़ाई में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का हमें बहुत गहरा दुख होता है। हम वहां जल्द से जल्द संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं। फलस्तीन के बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत इसको लेकर हमेशा से 2 राज्य के सिद्धांत का समर्थन करता रहा है, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल जिस मुद्दे पर लड़ते हैं उसमें भारत हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के अस्तित्व को उस भूमि पर स्वीकार करता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए,
अब आपसे थोड़ा सा यूएई का मैप डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा मैप भी क्लियर हो जाए यूएई का। उसके बाद यूएई के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी आपसे शेयर करने के बाद भारत यूएई के संबंध विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हैं उन पर बात करेंगे। दोस्तों ये खाड़ी क्षेत्र का मैप है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब, ओमान, ईरान यहाँ पर दिख रहा होगा, बहरीन और कतर भी है, जिससे अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि ये खाड़ी क्षेत्र का ही मैप है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर ये यहाँ पर आपको अबू धाबी दिख रही है, जो कि इसकी राजधानी है। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो 7 अलग अलग अमीरातों से मिलकर के बना है। अमीरात मतलब आप हमारे यहाँ के सेंस में स्टेट यानी कि राज्य समझ सकते हैं। जैसे ही 28-29 राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज मिलकर भारत संघ का निर्माण करती हैं, उसी तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात का निर्माण करते हैं छोटे छोटे 7 अमीरात, जिसमें से अबू धाबी, दुबई, आजमान, ठीक है, ये सब जो है अमीरातों का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि है, जिससे आपको जब अरब सागर में अगर ये दोस्तों पर्शियन गल्फ है, यानी कि फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। ठीक है, फारस की खाड़ी से अगर आपको अरब सागर जाना है तो आपको हॉर्मुज जल संधि क्रॉस करके ही जानी होगी, और अरब सागर से अगर आपको फारस की खाड़ी की तरफ जाना है तो आपको हॉर्मुज जल संधि, जो कि यहाँ पर स्थित है, इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। ओमान का विस्तार आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये आप आई होप जो लोकेशन है वो आपको अभी तक क्लियर हो गई हो। थोड़ा और करीब से यहाँ पर इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है यूएई के अमीरात आपको दिख रहे हैं। ओमान यहाँ पर दिख रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, ऊपर आपको ईरान नाम का देश, जिससे अभी कुछ दिनों पहले जो है इजराइल की तनातनी कुछ ज्यादा हुई थी, ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर ईरान ने, और उसके बाद जो है ईरान काफी कुछ हो रहा है, अभी भी वो चीजें चल ही रही हैं। खैर वहां पर हम नहीं जाते, नहीं तो हमारा टॉपिक से भटकाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कतर को भी आप देख लीजिए, कतर को भी देख लीजिए, बहरीन को भी देख लीजिए, ये सब फारस की खाड़ी में पड़ने वाले राष्ट्र हैं, और फारस की खाड़ी में ही बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र शेयर करता है आपका यूएई, यानी कि सबसे ही बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सऊदी अरब दिख रहा है। सऊदी अरब की बाउंड्रीज भी फारस की खाड़ी से लगती हैं, ये बात आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ओमान की बाउंड्री फारस की खाड़ी से नहीं लगती, ये चीज आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मैप के बाद अब आइए यूएई के बारे में थोड़ा बहुत तथ्य जान लेते हैं। जो है वो पश्चिमी एशिया में स्थित है। ठीक है, या फारस की खाड़ी के साथ सटा हुआ है। इसके पड़ोसी देश सऊदी अरब और ओमान है। ठीक है, यूएई का कुल क्षेत्रफल आप लोग देख लीजिएगा। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, जहां के क्राउन प्रिंस भारत इस समय विजिट कर रहे हैं, जबकि दुबई सबसे बड़ा शहर है और प्रमुख व्यापारिक शहर भी है। और दुबई जाना तो दुनिया के मैक्सिमम लोगों का सपना होता है, भारत का भी सपना होता है, और ऐसा फील किया जाता है कि जब कोई दुबई जाता है या दुबई से आता है तो बड़ा रिच पर्सन होता है। ठीक है, हालांकि दुबई के अंदर कामगार मजदूर भी जाते हैं, लेकिन वो खैर वो सब अलग की बातें हैं। ये सिर्फ दुबई की विशेषता जो है बताने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई। इस समय दुनिया का एक जो है टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना हुआ है दुबई, तो इसलिए दुबई की काफी आजकल चर्चा है। शाहरुख खान वगैरह भारत के जो स्टार हैं वो दुबई के अंदर काफी दुबई का प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे। दोस्तों यूएई जो है 7 अमीरातों का संघ है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिसमें कौन कौन से अमीरात हैं यहाँ पर डिटेलिंग में दी हुई है। अबू धाबी, दुबई, शारजा यहाँ ये क्रिकेट स्टेडियम के लिए बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं। अजमान, फुजैरा, रस अल खैमा और अल कुवैन। ठीक है, ये 7 अमीरातों से मिल करके ही यूएई बना है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यूएई के अंदर जो संघीय व्यवस्था है वो संवैधानिक राजशाही है, लेकिन वो कौन सा प्रकार की राजशाही है? संवैधानिक राजशाही है। इनका यानी कि संविधान भी होता है, लोगों के अधिकार भी वहां पर सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों प्रत्येक अमीरात का अपना एक शासक होता है। तो यानी कि यूएई के अंदर सभी अमीरातों का एक एक शासक है। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि दुबई के जो है सॉरी यूएई के अमीरात के अंदर से हम कई बार देखते हैं यूएई का कोई और शासक आ रहा है, फिर कोई और शासक आ रहा है, या फिर हर तरह के क्राउन प्रिंस अलग अलग चेहरों में आपको विजिट करने मिलते ही होंगे, भारत के अंदर आते रहते हैं। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये 7 अलग अलग अमीरातों के जो है अपने अपने शासक हैं, जो अलग अलग टाइम पे अपने रिश्तों के लिए भारत आते रहते हैं। अबू धाबी के शासक यूएई के राष्ट्रपति होते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति कौन होते हैं? यानी कि सभी अमीरातों को मिला करके यूएई बनता है। यूएई के राष्ट्रपति होते हैं कौन? अबू धाबी, जो कि यूएई की राजधानी है, उसी के राष्ट्रपति यूएई के राष्ट्रपति होते हैं। जबकि दुबई के जो शासक होते हैं
वो ही जो है यूएई के प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। यूएई की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो है 1 करोड़, जिसमें भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। यूएई की आबादी में लगभग 88% प्रवासी हैं, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फिलिपिनो समूह के प्रमुख लोग हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था अरब क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी जो है आप कितने बिलियन डॉलर है यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूएई के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत यूएई के संबंधों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इंडिया यूएई के रिलेशन को देख लीजिए। ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं जो दिल्ली आए भारत के प्रधानमंत्री से जो है मुलाकात करने, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करने। तो यहाँ पर देखिएगा कि भारत और यूएई के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास वर्तमान परिदृश्य बहुआयामी है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। अब इन संबंधों के महत्व की बात करें तो भारत की विदेश नीति और यूएई की आर्थिक एवं राजनीतिक रणनीति दोनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये दोनों के लिए। ठीक है, भारत और यूएई दोनों के लिए। दोस्तों 2022-23 में भारत यूएई के बीच कुल व्यापार जो है 85 बिलियन के करीब था। भारत का यूएई के साथ फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ, जिससे 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार जो है 100 बिलियन डॉलर के करीब जो है इसका इनका एक लक्ष्य है। यूएई भारत में विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश करता रहा है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में प्रमुख निवेश भी किए हुए हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। दोस्तों भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत यूएई ने भारत के कई आर्थिक क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी है। साथ ही यूएई में लगभग 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो कि यूएई की कुल जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा है। भारतीय प्रवासी रेमिटेंस के रूप में हर वर्ष लगभग 18 बिलियन जो है भारत भेजते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये जो है फैक्ट आपको ऊपर मैंने बताया था, उसको आप देख लीजिएगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूएई से कच्चे तेल और गैस का आयात करता है। यूएई भारत का प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। यूएई की कंपनियों ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में निवेश भी किया हुआ है। हर देश का अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, ठीक है, जो कि रणनीतिक रिजर्व होता है, जो युद्ध परिस्थितियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तेल क्राइसिस की स्थिति में। 2017 के अंदर दोस्तों भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी। यूएई हमेशा से एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता रहा है। भारत ने यूएई के कई मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन भी किया हुआ है, ठीक है। और हालांकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, यूएई भी मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन यूएई जब भारत का समर्थन करता है तो पाकिस्तान कई बार इस पे चढ़ता भी है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता है कि यूएई के सामने अपनी ठीक ठाक इमेज बना करके उनसे जो एड्स हैं वो प्राप्त करते रहें, यानी कि सहायता के रूप में रुपए पैसे जो है वो प्राप्त करते रहें, क्योंकि यूएई एक निश्चित तौर पे बहुत अमीर कंट्री है और ये पाकिस्तान वाले, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक भी बहुत बेकार चल रही है वहाँ के, जो पाकिस्तान की बात हमेशा आती है, जो मुझे बड़ा जो है सहानुभूति होती है पाकिस्तान की आम पब्लिक के साथ, क्योंकि वो भी हमारे कभी न कभी हिस्से ही थे, हमसे ही अलग हुए हैं, यानी कि भारत के हिस्से थे। और वहाँ की पब्लिक है समझदार है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। इवन कि हम भारतीय जो है वहाँ के जो क्रिकेटर शोएब अख्तर वगैरह थे और वसीम अकरम और सबको कितना प्यार करते हैं इंडिया वाले। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां वहाँ इतनी अधिक है कि आम जनता भी उस चीज से बहुत परेशान है। इस वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी रहती है और बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए पाकिस्तान की पब्लिक को हमेशा समझना चाहिए कि जब हमारा शासक जो है बेकार हो जाए, तानाशाही करने लगे, तो पब्लिक को आवाज जरूर उठानी चाहिए, वो चाहे अपनी आर्मी ही क्यों ना कर रही हो। तो इसलिए, और आप जानते हैं कि आर्मी का शासन जो पाकिस्तान के अंदर मेनली आर्मी का ही शासन रहता है, आर्मी का शासन किसी भी देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। इसलिए जो शासन है, शासन का प्रकार जो है लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, जैसे भारत के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि जो है सरकार चलाते हैं, वैसे ही होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के हमारे प्यारे भाइयों के लिए एक प्यारा प्यारा सा संदेश था। खैर, पाकिस्तान की बात कभी न कभी कहीं न कहीं छिड़ ही जाती है। अब आइए, हम यूएई और इंडिया की बात कर रहे थे, इसलिए टॉपिक से भटकेंगे नहीं। और यूएई के बीच नियमित रूप से संयुक्त रक्षा अभ्यास होता है। यहाँ पर आपसे एक सवाल छोड़े जाता हूँ कि इंडिया और यूएई के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, उसका नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो पूछिएगा जरूर। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने पर गहरा सहयोग है। यूएई में 2022 में अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर भी बनाया गया, जो धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। और अभी 1-1.5 महीने पहले ही अबू धाबी के अंदर ही जो है यूएई में भारत का बहुत बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित हुआ, स्वामीनारायण का, वो जो है आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, भारतीय त्योहारों जैसे दिवाली और होली यूएई में बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं और भारतीय कला, सिनेमा और वहाँ जो है भारत का साहित्य वहाँ अच्छा खासा प्रभाव
रखता है। भारत और यूएई के बीच दोस्तों सीईपीसी समझौते के तहत भारत को शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ मिला है और जिससे दोनों देशों के बीच जो है आयात निर्यात को बढ़ावा मिला है। हाल ही में भारत यूएई के बीच दोस्तों I2U2 पहल के साथ अमेरिका और इसराइल के साथ एक नए प्रकार की रणनीतिक गठबंधन बना है। यह गठबंधन न केवल आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है बल्कि वैश्विक मंच पर भी नई रणनीतियां विकसित करता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से यूएई और भारत संबंधों के बारे में समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की